हाय, मैं भावना फिर से वेलकम करती हूँ आप सबका। और सबसे पहले सॉरी कि मैं वीडियो बनाने में फिर से थोड़ा लेट हूँ, और पर ये सॉरी को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। बस ये जो है मुझे अपोलोजाइज़ करना था आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के कुछ कमेंट्स आते रहते हैं कि टॉपिक्स के बारे में कि कुछ वीडियोस बना दीजिए। तो आज का जो ये टाइटल है वीडियो का, ये भले ही है कि अबाउट MAPC, बट ये MAPC के बारे में कम और मेरे वीडियोस के बाद पूछे गए सवालों पे ज़्यादा है। तो बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं, तो मैं उनका बार बार जवाब देना इंडिविजुअली ऐसे थोड़ा नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो कर दूं और आप सब लोगों की जो क्वेरीज़ हैं वो उसका सोल्यूशन मिल जाए आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे नीचे जो है पेपर में ऐसे लिख के रखा हुआ है कि क्या क्या सवाल पूछा उन्होंने। तो एग्ज़ामिनेशन मीडियम, कि आप क्या हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम लिख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल्स बना सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट भी हिंदी मीडियम में कर सकते हैं। बस आपको जो इंटर्नशिप की रिपोर्ट्स हैं वो इंग्लिश में लिखनी होती हैं। तो ये है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ, इस जवाब के साथ एक छोटी सी सलाह, आप कोशिश करें कि आप इंग्लिश मीडियम ही चूज़ करें। आप एक नई भाषा सीख जाएंगे। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ। मैंने इंग्लिश कभी एज अ सब्जेक्ट भी नहीं चूज़ किया था। तो मैंने इंग्लिश में ही ये पढ़ाई की है। मैंने पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में लिया। मैंने एग्ज़ाम्स जो है इंग्लिश मीडियम में लिखे, अपना प्रैक्टिकल, अपनी इंटर्नशिप, अपना प्रोजेक्ट, सब कुछ मैंने इंग्लिश मीडियम में किया और एक्सटेंशन के साथ मार्क्स आए हैं। तो हो जाएगा। मुझे भी मुश्किल होती थी, कुछ भी कंटेंट जो मेरे बाकी बैचमेट्स थे वो 1 घंटे में कंज्यूम कर लेते थे, मुझे 4 घंटे लगते थे, क्योंकि फिर उस वोकैबुलरी के साथ फेमिलियर होना और कुछ जो टर्म्स थीं, कुछ उनके साथ ऑपरेशनल डेफिनेशंस थीं, उनको समझने में थोड़ा वक्त लगा। पर यकीन करें कि आप जो है सीख सकते हैं, नई भाषा सीख जाएंगे। और दूसरा पॉइंट है कि साइकोलॉजी में ना, जो इंग्लिश मीडियम है उसमें कंटेंट की अवेलेबिलिटी बहुत है। तो आप अगर कोई भी टॉपिक है जो आपके सिलेबस से आपको ज़्यादा थोड़ा सा देखना है, तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं और ईज़िली आपको वो कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। तो जो दूसरा सवाल है वो ये है कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं साइकोलॉजी से अगर आप MA करते हैं इग्नू से, और अगर आप इग्नू से नहीं करते, आप नॉर्मली ऐसे ही MA करते हैं साइकोलॉजी से, तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप काउंसलर बनना चाहते हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, या आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए या आपको काउंसलर बेसिकली बनने के लिए अभी ढेर सारे ऑप्शंस नहीं हैं इंडिया में। जैसे इंडिया में जो आप लोगों को ये बेसिकली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जो लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करती है और इन सब चीज़ों को गवर्न करती है उस बॉडी का नाम है RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अब मैं बताती हूँ पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, आपने साइकोलॉजी से PG कर लिया, तो साइकोलॉजी से PG करने के बाद आप स्कूल में काउंसलर हो सकते हैं। आप स्कूल्स में काउंसलर बिल्कुल हो सकते हैं। उसमें साइकोलॉजी में PG मांगते हैं। कभी कभी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कोई ऐसी वैकेंसी आती है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, लेकिन RCI आपको आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, RCI आपको लाइसेंस नहीं देता। बट RCI की वेबसाइट पे आप जाएंगे और कोर्सेज़ वाले सेक्शन पे जाएंगे, उसे क्लिक करेंगे तो आपको रेगुलर और डिस्टेंस मोड के कुछ कोर्सेज़ दिखेंगे। उन कोर्सेज़ को जब आप कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे उसमें PG डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जो साइकोलॉजी में अगर आपने PG किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स करिए, RCI आपको खुशी खुशी लाइसेंस दे देगा। तो आप लाइसेंस्ड काउंसलर बन सकते हैं। उसमें जैसे और सारे इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट भी है कि RCI किसे अप्रूव करता है, किसके पास RCI का अप्रूवल है। उसमें आप क्लिनिकल से हैं तो आप उसमें कोर्सेज़ कर सकते हैं। आप रिहैबिलिटेशन काउंसलर बनना चाहते हैं तो आप उसमें भी PG डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशनल के लिए इतना मैंने उस पर देखा नहीं है, पर आप कर सकते हैं ये कोर्सेज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपके पास टाइम है,
और आप बच्चों के साथ अच्छे हैं, आप बेसिकली मतलब नेचुरली आप लोगों के साथ भी अच्छे हैं, तो आप 2 साल का उनका कोर्स होता है स्पेशल बीएड का, आप वो कर लीजिए। उस पूरे कोर्स में आपको सिर्फ रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग की ट्रेनिंग मिलती है। तो वो कोर्स करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली मतलब एक फॉर्म भरना होता है आरसीआई पे की वेबसाइट पे, और फिर आप जो है सर्टिफाइड काउंसलर बन जाते हैं। तो ये सारी संभावनाएं हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगला सवाल कि इंटर्नशिप कैसे होगी, मैंने कहाँ से करी थी एंड ये सब चीज़ें। तो मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी चूज़ किया था ऑप्शन में। तो मैंने एक स्कूल में अपनी इंटर्नशिप करी थी। वो जिनका स्कूल था वो मेरी मेंटोर भी हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं, और बहुत ही अच्छी महिला हैं। आई फील रेवरेंस टुवर्ड्स हर। तो मतलब मैं मेंशन किए बिना रह नहीं पाई। शी इज़ अ रियली ग्रेट लेडी। एंड तो मैंने उनके स्कूल में किया था। वो हमारे बैच से सीनियर बैच की थी, तो बातों बातों में उनसे हमारा जो है परिचय हुआ था। फिर सब जानने लगे, पहचानने लगे एक दूसरे को। तो मैंने स्कूल में किया था। अगर काउंसलिंग साइकोलॉजी आपने चूज़ किया है तो आप किसी भी स्कूल में कर सकते हैं। जैसा सीबीएसई किसी भी स्कूल को लाइसेंस नहीं देता अगर उनके यहाँ काउंसलर्स नहीं हैं तो। बाकी अगर आपके आसपास कोई केवीज़ हैं, एनवीज़ हैं, जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इनमें काउंसलर्स होते हैं। तो आप जो है उनमें उनसे उनके साथ कांटेक्ट करें, पूछें, और आप काउंसलिंग की अपनी जो इंटर्नशिप है वहाँ कर सकते हैं। आपने अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी लिया है तो आप किसी साइकियाट्रिक क्लिनिक, किसी मेंटल हेल्थ क्लिनिक जो थेरेपीज़ करते हैं, चलाते हैं सेंटर्स ऐसे, आप उनके यहाँ जाके कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। और या किसी का जैसे पर्सनल प्राइवेट किसी ने सेंटर खोल रखा है, आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। अब अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी लिया तो आप डेफिनेटली किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके वहाँ पे भी काउंसलर्स होते हैं, आप जो है वहाँ पे जाके अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं 240 आवर्स की। अगला सवाल, अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होती है? हम प्रोजेक्ट चूज़ करें या अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी चूज़ करें, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहली बात मैं बता दूँ ये कि जब मैं 2018 में मैंने इनरोल किया था तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं था, हमें प्रोजेक्ट ही चूज़ करना था। और प्रोजेक्ट जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और मुझे लगता है, मेरी हाइपोथेसिस है कि इग्नू ने ये जो अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो ये पेपर है, मुझे लगता है ये उसी कॉम्प्लिकेशन से जो बचना चाहते हैं उनके लिए लेके आए हैं। बट प्रोजेक्ट बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप चूज़ करना चाहते हैं, आप एक रिसर्च पेपर जैसा कुछ बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि ये मिनी पीएचडी जैसा होता है। आपको सिनॉप्सिस बनानी होती है, आपको रिपोर्ट तैयार करनी होती है। बेसिकली आपको फील्ड वर्क करना पड़ता है, आपको जाके डेटा कलेक्शन करना होता है, फिर डेटा एनालिसिस करना होता है, फिर रिज़ल्ट्स को कंक्लूड करना होता है। तो एक लंबा प्रोसेस है, और बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से ड्रॉप आउट भी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इग्नू की जो भी उनके जो लोग ये सब मैनेज करते हैं उन्होंने इंक्लूड किया। तो अगर आप ऐसे मुझसे पूछेंगे कि अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होती है, तो शायद मैं एक सेपरेट वीडियो करके इस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दे दूं। लेकिन अगर इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि हम ये प्रोजेक्ट चूज़ करें या फिर अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, तो जैसा मैंने जाके वेबसाइट पे देखा है, जहाँ पे अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी लिखा है उसके नीचे लिखा हो कि एक थियोरी पेपर है, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर इग्नू ये कहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोजेक्ट्स है तो इजी ही है। और अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की बहुत ज़रूरत भी है आज के समाज में। हमारे यहाँ इंडिया सबसे डिप्रेस्ड कंट्रीज़ में से एक है, और